अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम बज़्म शायरी, मैं हूँ आपकी मेज़बान अफशान शऊर और मेरे साथ मेरी साथी मेज़बान निमरान सर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के मेहमान का तारुफ मैं आपसे कराना चाहूँगी। इनकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं और वो हम इनसे ख़ुद पूछेंगे कि बहुत सारे, बल्कि मुझे तो इनसे बातचीत करके ये ऐसा महसूस हुआ कि बहुत ही कम उम्री में इन्होंने काफ़ी कुछ जो है वो हासिल कर लिया है और बहुत मुतासिर कुन शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है। हमारी खुशनसीबी है डॉक्टर नदीम नकवी साहब और इनकी किताब भी मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है। खुशामदीद कहूँगी आप। खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम बज़्म शायरी। बहुत शुक्रिया आपने यहाँ बुलाया। आपका शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। काफ़ी दफ़ा मेट्रो में आना हुआ है, जब भी मेज़बान कोई नया आता है तो मैं ज़रूर। अच्छा, तो आप इफ्तिताह करते हैं? इफ्तिताह तो नहीं कहेंगे, आपने सारे मेज़बान देखे, हर मेज़बान से मुलाकात होती है आपकी। तो वो मेट्रो से एक पुराना ताल्लुक़ है। जी जी। और मेट्रो के जो मजहबी प्रोग्राम होते हैं, मसालमे वगैरह, उनकी कंपेयरिंग भी करता रहा हूँ हर साल। अच्छा, आपका ये तजर्बा भी है? जी। तो उस हवाले से काफ़ी चीज़ें होस्ट की हैं, बहुत मुशायरे होस्ट किए हैं अमेरिका में भी और जर्मनी में भी और फ्रांस, इधर सब जगह जाना हुआ बहुत। तो इस फील्ड से भी वाबस्तगी है। जी जी के प्रोग्राम भी। अच्छा, सवाल तो पहला हम उमूमन यही करते हैं कि शायरी का आगाज़ कैसे हुआ, वो भी हम करेंगे, लेकिन ये माशाल्लाह इतनी सारी किताबें, ये फहरिस्त और इतनी कम उम्री में। ये उम्र तो अगर आदमी दिन रात काम करे तो उसकी उम्र डबल हो जाती है। सही बात, तो अच्छी बात। और अगर बिल्कुल काम ना करे तो उसकी उम्र चौथाई रह जाती है। वाह। तो बहुत सारी चीज़ों का ताल्लुक उम्र से नहीं होता, वक्त से होता है कि आपने वक्त किस मसरफ में इस्तेमाल किया। बहुत सही, बहुत अच्छी। अगर आपने कोई मस्बत काम किए हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कम उम्र में बहुत काम अंजाम दे दिए, और ऐसी भी कोई उम्र कम नहीं है कि जैसा आप तस्करा कभी है कि मतलब उसको ये देखा जाए। नहीं, इतनी उम्र में तो एक ही किताब आती है उम्मन, इसलिए मैं ये बार बार कह रही हूँ। एक अलमिया है, यानी वो हम कहेंगे मुआशरे का अलमिया कहें, या जो हमारे यहाँ अदबी तंजीमें काम कर रही हैं उनकी कुछ कोताहियाँ कहें, कि बहुत सारे सुखनवर, बहुत सारे हुनरमंद ऐसे हैं कि जिन्होंने कलाम कहे और उनके कलाम मौजूद हैं, लेकिन इतनी इस्तात नहीं है कि वो उनकी किताब या कुतुब जो है मंजर आम पे आ सकें। तो अब आप थोड़ा सा कोई फाइनेंशियली आदमी है और वो अपने, यानी उमूमन अब यही देखा गया है कि जो थोड़ा माली तौर पे मजबूत आदमी है उसकी किताब आ जाती है, या किसी के ताल्लुकात अच्छे हैं उसकी किताब आ जाती है। बिल्कुल सही। और हमेशा से अहले कलम के साथ ये रहा है कि वो कभी दस्त दराज नहीं करते किसी के आगे कि वो कहें कि मेरी किताब छापो। सही। ये तो हम जैसे लोगों का फ़र्ज़ बनता है। इस सिलसिले में मैंने एक इदारा भी कायम किया, इर्तिक़ा पब्लिकेशंस के नाम से, कि जिसके तहत मैं कोशिश करता हूँ साल 2 साल में किसी एक शायर की किताब अपने अलावा उसे भी मंजर आम पे लें। बहुत अच्छी। तो ये जो हमारी अदबी अंजुमन आर्ट्स कौंसिल का मैं मेंबर हूँ, अंजुमन तरक्की उर्दू का लाइफ टाइम मेंबर हूँ, वहाँ भी जब गुफ्तगू होती है तो वो यही कहा जाता है, मेरी तरफ से यही होता है कि जो हुनरमंद है उसके लिए, जो फ़नकार है वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता है, उसके हुनर को महफूज रहना चाहिए। वो अपने खून जो है वो पेश कर रहा होता है उसे। तो ये बहरहाल अलमिया कोताही है। मेरे पास वसाइल थे तो कुतुब आ गई, दोस्त भी हैं बहुत जो ख़ुद चाहते हैं कि आ जाए। काफ़ी किताबें तो दोस्तों ने शाया कर दी। तो वही PR एक होती है, पब्लिक रिलेशनिंग अगर आपकी अच्छी है तो बहुत सारे काम खुद होते चले जाते हैं। वरना तो कैसे कैसे बड़े बड़े शायर, कैसे कैसे बड़े नाम बेचारे गुजर गए और उनका कलाम नहीं है। बिल्कुल सही। तो इस बात बारे में हमें सोचना चाहिए। इस मौके पे मैं ख़ास तौर पे मेट्रो TV को बहुत, यानी वो पेश करूँगा, खराज तहसीन पेश करूँगा कि एक अरसे से उन्होंने ये बज़्म शायरी के उन्वान से और जितने भी शहर में मुशायरे होते हैं उस हवाले से उन्होंने बड़ा काम किया है। अपने चैनल को उन्होंने सर फहरिस्त रखा है इस काम में। ख़ासकर आमिर शेख साहब जो हैं उनकी एक ख़ास दिलचस्पी है और वो शेर से बहुत मोहब्बत करते हैं, शेर व सुखन के बहुत दिलदादा हैं। उनकी वजह से इस शहर में बहुत सारी अदबी सरगर्मियाँ हैं जो मंजर आम पे आ जाती हैं। जी, बहुत इस तरह ये मैसेज भी है कि जितने भी चैनल्स हैं उन्हें कम से कम 1 घंटा
वक्त निकालना चाहिए इस किस्म के प्रोग्राम्स के लिए, ताकि इनकी तरवीज हो और वो सुखनवर जो अभी तक मंजर आम पे नहीं आ सके वो मंजर आम पे आ सके, चैनल के बतौर आ सके। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात की। अब आपके हम बचपन की तरफ जाएंगे और इब्तदाई दौर की तरफ, और आप हमें बताइए कि कैसे शुरुआत हुई। जी जी बिल्कुल। और आपका जो ख़ानदान है उसमें लोगों का जो है वो रुझान भी था या नहीं, उस हवाले से बताइए। अगर मैं अपने अजदाद का जिक्र करूं तो बहुत सारे सवालों के जवाब उसी में मिल जाएंगे। सरजमीन अमरोहा में शाह शरफुद्दीन शाह विलायत औलाद से हैं, वो हमारे जद्द अमजद हैं माशाअल्लाह। तो इस हवाले से आप समझ लें कि ख़ित्ता अमरोहा जो था या जो उनकी औलाद हैं उन्होंने किस कदर इल्म और फ़न को उरूज पहुँचाया। बड़े बड़े नाम हैं, यानी अगर मैं बताना शुरू करूँ तो पूरा घंटा शायद नाम बताने में गुजर जाए। तो इस हवाले से एक बुनियादी तौर पे तो एक जो होता है कि जीन में तो आया वही था वो मामला जी। तो क्योंकि बचपन से माहौल भी मजहबी था तो घर में मजालिस और ये जब आँख खोली तो ये सब होते हुए देखा, तो इब्तिदा भी वो मजहबी शायरी से ही हुई। मरसी यानी सबसे पहला जो शेर कहा वो नोहे का ही शेर निकला कि वही देखते थे तो वही नोहे शुरू हुए, नोहे लिखे, बहुत नोहे लिखे। उसके बाद दूसरी जो हैं इसनाफ उनकी तरफ तवज्जो दी। आखिर में ये काम जाके जो तकमील पजीर हुआ वो मरसिए पे जाके हुआ। तो 7-8 मरसिए अब तक मैं कह चुका हूँ, तस्नीफ मरसिया हर साल पेश करता हूँ। तो ये हमारा उरूज होता है, हम इसे समझते हैं कि अगर हमने मरसिया लिखा है तो ये हमारे एक आखिरी वो काम होता है कि जिसके बाद हम अपनी शायरी तो कभी मुकम्मल नहीं हो सकती, लेकिन अपने तौर पे एक तकमील का एहसास होता है कि हमने इस हद तक पहुँच गए। उसके बीच में फिर ये सलाम, मनाक़िब, गज़ल, क़साइद, ये रुबाई, ख़तात, ये सब आ जाते हैं तो वो तो होते ही रहते हैं। तो वो जो इब्तिदा नोहे से हुई थी वो सलाम, मनक़बत और गज़ल से होती हुई मरसिए पे जाके इख्तिताम पजीर हुई कुछ, यानी जो भी है अभी तक। इसके बाद अब किसी और मरहले पे नसर भी काफ़ी कोशिश की कि उसमें लिखी जाए, कुछ कॉलम्स भी लिखे, कुछ मज़ामीन भी लिखे, बहुत सारी किताबों पे मज़ामीन लिखे। तो ये सब सिलसिला चलता रहा, लेकिन खुशी इस बात की है कि जो काम किया वो खुलूस दिल से किया और इत्मीनान इस बात का है कि वो लोगों तक पहुँचा। अच्छी बात। अच्छा ये बताइए कि आप कितने बहन भाई हैं और इस तरफ कौन कौन किस का रुझान है? इत्तेफाक ऐसा है कि हम 5 बहन भाई हैं, 2 बहनें और 3 भाई हैं। तो इत्तेफाक है कि उनमें से किसी का भी रुझान शेर कहने की तरफ नहीं गया, अलबत्ता सुनने की हद तक और पढ़ने की हद तक बहनें मेरी वालदा क्योंकि मरसिया पढ़ती थी तो उनके साथ काफ़ी उन्होंने मरसिए पढ़े, तो उस हवाले से पढ़ने का बहुत शौक़ था। लेकिन शेर गोई की तरफ कोई किसी का ज़्यादा रुझान नहीं। अलबत्ता वो जो मेरा सबसे छोटा बेटा है जी जी, तो वो कुछ यानी अभी 10-11 साल का है और वो जो है वो शायरी करता है लेकिन इंग्लिश में करता है। तो उसने कुछ पोएम्स लिखी हैं, तो वो एक जेनेटिकली एक ट्रांसफ़र हो रहा है। वो मुझे थोड़ा सा यानी जो है यानी कि मुस्तक़बिल में वो कुछ अच्छा करेगा इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कि गज़ल भी कही है आपने? गज़ल भी कही तो अब शुरू तो गज़ल से एक लगाव है और जाहिर बात है कि अपना जो एक उसने नज़र होता है उसको सबसे अच्छा जो मीडियम है वो गज़ल। जी जी, इसीलिए मैंने कहा अब शुरुआत कर दें। फिर इस्लाही गज़ल भी शुरू हो गई कि इस्लाह के तौर पे भी, और फिर जब से करबला के मौज़ूआत शामिल हुए गज़ल में उसने और इर्तिक़ा किया। तो गज़ल तो बहरहाल अदब का झूमर है, उससे तो आप दूर नहीं रह सकते। तो वहीं से फिर आप जी शुरुआत हम करना चाहेंगे, कलाम अता कीजिए आप। गज़ल पेश करता हूँ, देखिए। इतना सस्ता भी खुदारा नहीं समझो हमको, इतना सस्ता भी खुदारा नहीं समझो हमको,
अपने सीने से लगाए हुए रखो हमको। क्या कहने। मौसमे गुल में हमें याद करो या न करो, मौसमे गुल में हमें याद करो या न करो, राह दुश्वार में एक बार तो परखो हमको। क्या कहने, बहुत खूब। राह दुश्वार में एक बार तो परखो हमको, हम कोई क़ैस नहीं है कि बसा लें सहरा, हम कोई क़ैस नहीं है कि बसा लें सहरा, चश्मे हैरत से किसी तौर न देखो हमको। क्या कहने, बहुत खूब। जहन में रहता है हर आन ख्यालों का हुजूम, जहन में रहता है हर आन ख्यालों का हुजूम, दिल के गोशे में बिठाकर कभी सोचो हमको। बहुत खूब। दिल के गोशे में बिठाकर कभी सोचो हमको, कभी सोचो हमको, जितने मंजर हैं लहू रंग बदल जाएंगे, जितने मंजर हैं लहू रंग बदल जाएंगे, दिल के किरतास पे एक बार तो लिखो हमको। क्या कहने, दिल के किरतास पे एक बार तो लिखो हमको, कितनी मासूम तमन्नाओं का मरकज है यही, कितनी मासूम तमन्नाओं का मरकज है यही, गोशाए कल्ब से लिल्लाह न खुरचो हमको। बहुत खूब। क्या कहने, गोशाए कल्ब से लिल्लाह न खुरचो हमको, कह दिया हमने कि हम सिर्फ तुम्हारे हैं नदीम। बहुत कह दिया हमने कि हम सिर्फ तुम्हारे हैं नदीम, ये जरूरी तो नहीं रोज ही जांचो हमको। क्या कहने, ये जरूरी तो नहीं रोज ही जांचो हमको, इतना सस्ता भी खुदारा नहीं समझो हमको, अपने सीने से लगाए हुए रखो हमको। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि जो इंसानी रवैये हैं, एक तो आपकी फील्ड है, आप मौलिज हैं। जी जी। और अच्छा ये बताइए कि कितने मरीज आपने अच्छे किए पहले तो ये बताइए। बेसिकली मेरा ताल्लुक जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से रहा हमेशा ना, तो वो जो मरीजों के मुआलिज हैं उनका इलाज हम करते हैं। अरे वाह अच्छी बात। यानी तो वो आप कामयाब हुए उनका इलाज करके? जाहिर बात है, मैं तकरीबन 20-22 साल हो गए इस फील्ड में एडमिनिस्ट्रेशन के, और हम 2-3 हॉस्पिटल हैं जिनकी एडमिनिस्ट्रेशन में देखता हूँ, कराची में, कोयटा में, स्कर्दू में, तो सारे साल आना जाना होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में तो हर किस्म के आदमी से वास्ता पड़ता है। जो आपने रवैयों की बात की, तो पब्लिक रिलेशनिंग में जितना रवैयों को समझने में मदद मिलती है और किसी फील्ड में नहीं मिल सकती। बड़ी अच्छी बात। तो वो रवैये होते हैं जो हमारी गुफ्तगू में भी हम जाहिर हो रहे होते हैं, हमारे शेर में भी आ रहे होते हैं, हमारी नस्र में भी आ रहे होते हैं। बिल्कुल। तो ये जो पब्लिक डीलिंग का तजर्बा है, ये बहुत सारे तजर्बों पे भारी है। सीखने को बहुत मौका मिलता है, बहुत सारे यानी भारी है उस पर, बहुत सारे तजर्बों पे, और बहुत सीखने को मिलता है। हर आदमी अलग नेचर का, उसके अलग ख्यालात होते हैं, उसके अलग रवैये होते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सीखने का अमल तो है कि कभी रुकता ही नहीं, हमेशा जारी रहता है। किस मोड़ पे किस शख्स से वास्ता पड़ जाए, क्या हो जाए, तो लेकिन फ़ायदा बहुत होता है। बिल्कुल। तो इसलिए जो आपने कितने मरीजों का इलाज किया तो सैकड़ों लोग इस दौरान आए, उन्होंने हमारे अंडर में काम किया, उनसे हमने सीखा, हमने उन्हें सिखाया। ज़रूरी नहीं है कि हम तो एक कोशिश करते हैं कि एक जो सुई पर काम कर रहा है उससे भी अगर कुछ सीखने का मौका मिले तो उससे सीख लेना चाहिए। तो यानी वो एक था, हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी का ही था वो, तो वो हारमोनियम बहुत अच्छा बजाता था। वाह। और तो यानी हाँ, तो मुझे यानी पसंद था कि वो करता है, तो कभी कभी मैं उसको बुला के उससे सुनने बैठ जाता था। तो वो सीखने की बात है और समझने की बात है। तो इल्म किसी की मिरास नहीं है, इल्म मोमिन का गुमशुदा खजाना है, जहाँ से मिले उसे ले लेना चाहिए। अमीरुल मोमिनीन का ये कौल है, इल्म जो मोमिन का गुमशुदा खजाना है, तो अपने ख़जाने को गुमशुदा नहीं रहने देना चाहिए, उसे जहाँ से भी मुमकिन हो हासिल कर लेना चाहिए। अच्छा, गुफ्तगू जारी रहेगी। एक मुख्तसर सा वक्फा है, चलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे की तरफ, हमारे साथ रहिएगा। वक्फे के बाद फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी, और आज हमारे साथ
स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नदीम नकवी साहब। डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। बेशतर देखा गया है कि जो डॉक्टर होते हैं वो शायर भी होते हैं, इसकी कोई ख़ास वजह? अमूमन ये देखा गया है कि जो डॉक्टर की फील्ड में होते हैं वो उनको शायरी से बड़ा शगफ होता है, वो बहुत शायर भी बन जाते हैं। कोई ख़ास इसकी वजह है? नहीं, मेरे ख्याल में शायरी का डॉक्टरी से कोई ताल्लुक हाँ, नहीं इसका है। लेकिन अलबत्ता ऐसा है कि जिसको भी वदियत हो जाए, यानी शायर होता नहीं है आदमी, बनता नहीं है। सॉरी, शायर बनता नहीं है, शायर होता है जी। तो अब वो शायर तो होता ही है, अब उसके साथ वो डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, इवन ये कि रक्षा के पीछे जो शेर लिखे होते हैं वो भी मतलब वो भी होते हैं। वो सही है कि उरूस पे पूरे नहीं उतर रहे होते, लेकिन ये कि वो भी शेर तो कोई भी कह सकता है, कोई भी कह सकता है। अच्छा, अब वो मंजर आम पे ज़्यादा इसलिए आ जाते हैं डॉक्टर या इंजीनियर जो शेर कहते हैं कि उनके पास वसाइल थोड़े ज़्यादा होते हैं। हकीकत है। वरना बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, यानी पान की दुकान पे सारी ज़िंदगी गुजार दी और इतने बड़े शायर, और यानी उनका शेर पढ़े तो यानी नाम लेने से थोड़ा सा मसाइल होते हैं। या एक बहुत बड़े शायर थे, पंचर लगाते थे, या एहसान दानिश साहब का नाम मैं इसलिए लूँगा कि इसलिए कि वो एक दहकान थे, तो वो बहरहाल कुछ लोग आ जाते हैं आगे, लेकिन बहुत सारे लोग आगे नहीं आ पाते। तो ये जो डॉक्टर या इंजीनियर या दूसरे हकीम या इस किस्म के लोग जो आपको शायर नज़र आते हैं, वो ये होता है कि उनके पास वसाइल होते हैं तो वो मंजर पे आ जाते हैं। वरना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर है तो वो शायर होगा या इंजीनियर है तो वो शायर होगा। अच्छा, क्योंकि शायर पहले होता है आदमी, उसके बाद कुछ और होता है। यही मैं आपसे अर्ज करना चाह रही थी। अच्छा, मुझे ये बताइए किस उम्र से शेर कहने का आगाज़ किया? मैंने अभी आपको जवाब दिया कि बचपन से ही, यानी एक सिलसिला था कि घर में जब आँख खोली तो एक रिसा का माहौल था, तो रिसाई अदब से बड़ी रग़बत थी और आज भी है और हमेशा रहेगी। तो उस हवाले से जो पहला जो शेर कहा वो नोहा कहा, तो वो तकरीबन अगर आप समझें तो 10, 11, 12 साल की उम्र में एक नोहा होगा जो कह दिया था। उसके बाद फिर वो नोहे और सलाम का सिलसिला चलता रहा। फिर जब कॉलेज की लाइफ आई तो उसमें गज़ल शुरू कर दी। जब उससे आगे निकले तो क़साइद और जो हैं वो मनक़बत कहनी शुरू की। फिर मरसिया तक बात आई, तो वो एक तसलसल है, काम है जो चल रहा है। लेकिन 10, 11, 12 साल की उम्र होती है कि जिसमें आदमी को इतना होश होता है कि वो जुमले बनाने लगता है। आज के 10, 12 साल की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इंग्लिश का माहौल हो गया, इंग्लिश स्कूलों में लोग पढ़ रहे हैं, उर्दू से वो वाबस्तगी नहीं रही जो पहले होती थी। तो उसमें बहुत सारे अब यानी मसाइल भी आए हैं तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से, दूसरे हवाले से, जो उर्दू शक्ल इख्तियार करती जा रही है, उसके ऊपर भी। अच्छा, रसाई अदब के हवाले से आप मुझे बताइए, अब आप क्या देख रहे हैं, उसमें कैसा काम हो रहा है? रसाई अदब का मुस्तक़बिल बहुत रोशन है माशाअल्लाह से, और मैं इस हवाले से कहूँगा कि क्योंकि ये ज़िक्र एक ऐसे वाक़े से, ऐसे लोगों से ये यानी वो है, मंसूब है कि ये इसने आगे ही जाना, इसने पीछे मुड़ के नहीं देखना। हकीकत। और हर साल जितना कुछ वाक़या करबला पे लिखा जाता है, वो पूरी, मैं ये दावे से बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई मुबालगा आ रही है उसमें। जितना करबला पे आज तक लिखा जा चुका है, वो शेर की शक्ल में हो, नस्र की शक्ल में हो, या जितना बयान किया जा चुका है, आज तक न कोई वाक़या इतना बयान किया गया, ना इतना लिखा गया, ना किसी वाक़े पे इतना शेर। तो इसलिए जब तक ये ज़िक्र कायम है तो रसाई अदब जो है उसने तरक्की करने आगे। और कुछ इनायात हैं। उसमें किससे मुतासिर हैं? देखिए, अनीस और दबीर से जो एक सिलसिला शुरू नहीं हुआ था, बल्कि इससे पहले से एक सिलसिला है, लेकिन ये मेमार हैं उसके, हम कहते हैं कि ये वो लोग हैं कि सतून है। अबू हमारे फरमाते हैं सतून है। बिल्कुल बेशक। तो वहाँ से जो एक सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद यानी एक तवील फहरिस्त है जो हिसाब तक आती है, फिर और बहुत सारे। और इस दौर में आप किससे बहुत ज़्यादा? इस दौर में मैं जो बहुत ज़्यादा मुतासिर था, मेरे उस्ताद भी हैं, उस्ताद थे, अभी उनका तकरीबन 2 महीने पहले इंतकाल हुआ, अली अंसर रिजवी साहब।
बहुत तवाना जी, जी, जी। मरसिया निगार शायर थे, बहुत ही खूबसूरत इंसान थे, बहुत मोहब्बत करने वाले, और बीवी की उन पर ख़ास इनायत थी। काफ़ी मरासी लिखे, सलाम, खबर। तो ज़ाहिरी बात है, एक उस्ताद से जो एक रग़बत होती जी। है वो है, उनसे हमेशा थी और हमेशा रहेगी। वो अब नहीं है, लेकिन उनसे एक ख़ास ताल्लुक़ है मेरा, रूहानी ताल्लुक़ तो रहता ही है। बिल्कुल। तो उनसे मैं काफ़ी मुतासिर रहा। फिर कैसर बारवी साहब थे, फिर शादन दहलवी साहब थे, शाहिद नकवी साहब थे। ये सारे मरहूमीन हैं जो इस दौर में जिन्हें हमने खुद सुना, यानी ये वो लोग हैं कि जिन्हें हमने मरसिया पढ़ते हुए सुना, देखा। ये सारे वो लोग थे। तो ये सारे इतने बड़े बड़े लोग जो हैं इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो अब उसके बाद जो है नए आने वाले काफ़ी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी हवाले से मैं आपसे सवाल करूंगी कि आपको एक माहौल मिला, ठीक है, अब आपने अभी फरमाया कि अंग्रेज़ी का बहुत ज़्यादा ज़ोर है, तो आप क्या देखते हैं कि आगे 10 साल बाद, 20 साल बाद मरसिए में या इस हवाले से काम आप कैसा देख रहे हैं? लेकिन रिसा की यूनिवर्सिटी जो है या मदारिस जो हैं या स्कूल्स जो हैं, वो कभी भी इस शक्ल में नहीं रहे। मदरसे का यानी रिसा का जो स्कूल है ना, वो मजालिस से अज़ा है। सही। यानी जितना भी मजालिस से अज़ा में कलाम पढ़ा जाता है, और अब तो माशाल्लाह से मीडिया भी इस काम में बहुत यानी हो गया। खुद मेट्रो पूरे 10 दिन की नशरियात पेश करता है। तो कभी भी ऐसा नहीं रहा कि अगर स्कूल्स में इंग्लिश राइज हो गई है तो उससे रिसा को कोई नुकसान पहुंचेगा या कुछ होगा। वो जो मदारिस हैं, जो मजालिस से अज़ा हैं, जो वो हैं, वो हमेशा से इसकी तरवीज में अपना किरदार अदा करती रही हैं और करती रहेंगी। तो इसलिए रिसाई अदब को तो कोई खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है कि उस पर कोई आँच आए या कोई मसला है। तो फिर इस जिक्र को यानी इतना बुलंद है ये जिक्र, जिन ज़वात की वजह से ये बुलंद है, वो इसके खुद निगहबानी तो बड़े। जहाँ तक दूसरे अदब की अगर हम बात करें कि गज़ल की बात करें या नज़्म की बात करें या दूसरा अफसाने की बात करें, तो उसमें थोड़ी सी यानी आई है, यानी कमी आई है। और लेकिन जो नए शुअरा हैं गज़ल के या दूसरे हैं, बड़ी अच्छी गज़ल भी कह रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो अदब का एक अपना रास्ता होता है, वो अपनी खुद निकालता है, राहें खुद निकालता है। और इतने असातिज़ा पढ़े खुद, यानी अनवर और शऊर साहब से मेरी गुफ्तगू होती रहती है, वो हैं, और दूसरे जितने भी लोग हैं, जब तक इन लोगों का साया है इंशाल्लाह ये काम आगे बढ़ेगा। और ये अपने नर्सरीज जो हैं वो बना के जा रहे हैं, पैदा करके जा रहे हैं लोग, तो कभी कोई कमी नहीं आएगी इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, अब गुफ्तगू मज़ीद जारी रहेगी, क्योंकि हम कलाम की तरफ बढ़े। बिल्कुल। चलिए मैं प्यासा दरिया से गज़ल पेश करता हूँ, देखिए ज़रा। तपते सहरा में शजर पे समर आने लगा क्यों। अच्छा, ये गज़ल मैंने इसलिए ये छोड़ के ये मुंतखब की कि बात हमारी क्योंकि रसाई अदब पे ही हो रही है, तो एक गज़ल में जो एक रंग आया है उस हिसाब से फिर मैंने जहन में आ गई तो पेश करता हूँ। तपते सहरा में शजर पे समर आने लगा क्यों, बेवसीले की दुआ में असर आने लगा क्यों। क्या कहने, बहुत खूब। तपते सहरा में शजर पे समर आने लगा क्यों, बेवसीले की दुआ में असर आने लगा क्यों। इश्क़ है मुंतज़िरे दीदे निगाहे माशूक़, इश्क़ है मुंतज़िरे दीदे निगाहे माशूक़, जीते जी मेरे ये लम्हा मगर आने लगा क्यों। बहुत खूब, बहुत खूब। जीते जी मेरे ये लम्हा मगर आने लगा क्यों, और ज़ात के गारे हिराही में सदा रहना है, ज़ात के गारे हिराही में सदा रहना है, ऐसे आलम में भला याद घर आने लगा क्यों। बहुत खूब, बहुत खूब। ऐसे आलम में भला याद घर आने लगा क्यों, दुश्मन अहबाब और अहबाब हुए हैं दुश्मन,
दुश्मन अहबाब और अहबाब हुए हैं दुश्मन, मुझको हर शख्स का बातिन नजर आने लगा क्यों। बहुत खूब, क्या कहने, दोबारा दुश्मन अहबाब और अहबाब हुए हैं दुश्मन, मुझको हर शख्स का बातिन नजर आने लगा क्यों। किसको वादों के निभाने का सलीका है नदीम, किसको वादों के निभाने का सलीका है नदीम, नो के नेजा पे कोई और सराने लगा क्यों। बहुत खूब, बहुत खूब। किसको वादों के निभाने का सलीका है नदीम, नो के नेजा पे कोई और सराने लगा क्यों। तपते सहरा में शजर पे समर आने लगा क्यों, बेवसीले की दुआ में असर आने लगा क्यों। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप ये बताइए, क्योंकि एक मुख्तलिफ आपका काम भी रहा है और शायरी, तो जो लोग अदब से और इस फ़न से दूर होते जा रहे हैं या जो पढ़ने लिखने का शौक़ ख़त्म होता जा रहा है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? कुतुब बीनी तो बहुत अच्छा सवाल कायम किया आपने। कुतुब बीनी तो तकरीबन रुखसत ही हो गई जी जी, यानी सारा कुछ जो है वो सिमट के एक एंड्रॉयड फोन में आ गया। तो उससे थोड़ा सा यह है कि लोगों की आंखें ख़राब हो रही हैं, तो हमारा एक काम तो बढ़ रहा है कारोबार बढ़ रहा है। लेकिन ये कि अलमिया है ये, क्योंकि खुद मैं एक लाइब्रेरी मैंने कायम की हुई अच्छी, वहाँ तकरीबन 100-150 लोगों की कैपेसिटी है कि वो एक वक्त में बैठ के मुताला कर सकते हैं, और कुतुब भी हैं काफ़ी हर हवाले से। तो लेकिन अलमिया है कि वहाँ बहुत कम अटेंडेंस होती है, यानी 20-25 लोगों से ज़्यादा वहाँ लोग आके इस्तेफादा नहीं करते। तो बहुत अच्छा सवाल है, इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। फिर वहीं आऊँगा कि अच्छा आप मुझे ये बताइए, चलें ये तो तवज्जो तो देनी चाहिए, ये बताइए ये कैसे शऊर पैदा किया जाएगा कि कौन सी किताब पढ़नी चाहिए और कौन सी नहीं, क्योंकि अब तो एक किताबों का बहरहाल अब ऐसा है भी नहीं कि हाँ कम पहले की निस्बत कम है अभी भी, और बहुत सारी कुतुब जो हैं वो तो सिर्फ रैक में रखने के लिए, रैक में सजाने के लिए लोगों ने खरीदी होती हैं, या वैसे स्टेटस सिंबल बना लिया है या कुछ कर दिया है, या अपना नाम साहिब किताब, हाँ साहिब किताब में काम नाम लिखवा के लोगों से कुतुब फरमाइश करते हैं कि दी जाए, पढ़ने की जहमत नहीं करते। तो कुतुब बीनी किताब, यानी अभी भी यूरोप में चले जाए और आप किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो वहाँ लोग जो है वो उनके पास लाजमी किताब होती है, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत ही, इवन ये कि आप तो कुतुब की बात की, पहले अखबार बहुत पढ़ा जाता था जी, और अब तो अखबार भी नहीं पढ़े, नहीं, रुझान खत्म हो गया। हर वक्त तो वो स्क्रीन पे लम्हे लम्हे की न्यूज़ आनी लगती है। तो मेरे ख्याल में बहुत सारा नुकसान तो ये जो मीडिया इसने भी पहुंचाया है, अगर मतलब हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि आपकी एक निगाह है, आप मुझे ये बताइए, हर घंटे बाद जो, मैं तो वैसे भी न्यूज़ चैनल पे ही बैठी हुई हूँ, हर घंटे बाद जो ये ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है, इसका असर क्या है जहनों पे? हर हेडलाइन, सॉरी ब्रेकिंग मैंने बोल दिया, हेडलाइंस जो चलती हैं और वो ज़्यादातर मनफी खबरें हैं। देखिए, जब आपने अपने सवाल में खुद अपना जवाब रखा हुआ है कि जब मनफी आप उसे कहनी है कि जो मनफी चीज़ है उसका असर जाहिर बात है मनफी होगा, मस्बत चीज़ है तो उसका असर मस्बत होना लाजमी है। तो बहरहाल ये कोई बहुत अच्छा एहसन इक़दाम नहीं है, एहसन कदम नहीं है कि इस तरह मीडिया को यूज़ किया जाए, लेकिन चलाना भी है। अब ये ज़्यादा तौर पे ये सारे काम इसलिए हो रहे होते हैं कि चैनल को चलाना भी है जी। अब चलाना है तो कहाँ से यानी उसके अखराजात पूरे हों, कुछ हों, तो इसलिए जो फलाही और सोशल किस्म के काम हैं वो मीडिया ने बहुत कम किए हुए हैं, और वो इस तरह के जो जहाँ से कारोबारी मनफात हासिल हो रही हो उनको ही उन्होंने, तो वो ये भी वही है सारा सिलसिला कि अगर मतलब पता नहीं ये बात करनी चाहिए या नहीं, कि गवर्नमेंट की बात नहीं की तो हो सकता है इश्तहारात रुक जाएं या अपोजिशन को ज़्यादा कवरेज दे दी। तो ये तो एक अलमिया पॉलिसी है, ये जो हुकूमतों के मसाइल हैं, जो हुकूमतों के काम है
जो उन्हें करते रहना चाहिए, वो इस प्रोग्राम में यानी अगर हम डिस्कस करेंगे तो वो एक दूसरा रुख इख्तियार कर देगा। और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। एक मुख्तसर सा वक्फा है हमारे आपके दरमियान। हायल डॉक्टर नदीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ रहिएगा। वक्फे के बाद खुशामदेद। प्रोग्राम बज़्म शायरी, डॉक्टर नदीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी खुशनसीबी है और बहुत ही मज़ेदार किस्म की गुफ्तगू जारी है। लेकिन अब क्योंकि आखिरी मराहिल की तरफ हम जा रहे हैं तो हम आपसे अब कलाम सुनेंगे। गज़ल पेश करता हूँ। जी जी। नसब के साथ ज़माने में नाम बिकते हैं, नसब के साथ ज़माने में नाम बिकते हैं, हमारे शहर में अब भी गुलाम बिकते हैं। क्या कहने, बहुत खूब। नसब के साथ ज़माने में नाम बिकते हैं, हमारे शहर में अब भी गुलाम बिकते हैं। अजब नहीं कि बिके फाका कश ज़माने में, अजब नहीं कि बिके फाका कश ज़माने में। गज़ब तो ये है कि आली मुकाम बिकते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। गज़ब तो ये है कि आली मुकाम बिकते हैं, सरों पे रख के अमामा न जाने कितने खतीब, सरों पे रख के अमामा न जाने कितने खतीब, दुरूने खाना-ए रब सुबह शाम बिकते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। दुरूने खाना-ए रब सुबह शाम बिकते हैं, सरों पे रख के अमामा न जाने कितने खतीब, दुरूने खाना-ए रब सुबह शाम बिकते हैं। बहुत खूब। सुना है शहर में बिकने लगे हैं थाने भी, सुना है शहर में बिकने लगे हैं थाने भी, सुना है मस्जिदो मकतब इमाम बिकते हैं। क्या कहने, सुना है मस्जिदो मकतब इमाम बिकते हैं। और वफा परस्त अगर हो खरीदने वाला, वफा परस्त अगर हो खरीदने वाला, वफा सरिश्त बसद एहतराम बिकते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। वफा परस्त अगर हो खरीदने वाला, वफा सरिश्त बसद एहतराम बिकते हैं। नदीम नकवी यहाँ फन शनास कोई नहीं, नदीम नकवी यहाँ फन शनास कोई नहीं, यहाँ पे काम नहीं सिर्फ नाम बिकते हैं। क्या कहने, बहुत खूब। नदीम नकवी यहाँ फन शनास कोई नहीं, यहाँ पे काम नहीं सिर्फ नाम बिकते हैं, यहाँ पे काम नहीं। अब ये जो इतना खूबसूरत मौजू जो आपने गज़ल में समेटा है, अब इस हवाले से आप मुझे जवाब दीजिए। जी जी। ये जो बिकना बिकाना बेचना खरीदना और ये सब जो जारी है हर शोबे में, जी जी, इसका क्या असर है आने वाले वक्त पर, क्या पड़ेगा असर? देखिए तिजारत तो हर दौर में होती रही तो वो किस चीज़ पे क्या असर पड़ता है उसका, वहाँ यहाँ भी वही बात आ जाती है कि जब जेन्युइन लोग नहीं होंगे सही मनसब पे तो उसका असर तो जाहिर तो फिर बिगाड़ पैदा होना। यही गज़ल सुनाई थी तो इसका एक शेर रह गया तो उसका जवाब उस शेर में ही है कि अदब नवाज अदब दुश्मनी पे माइल हैं। वाह। अदब नवाज अदब दुश्मनी पे माइल हैं, हुसूले जर के लिए अब कलाम बिकते हैं। वाह, क्या कहने, बहुत खूब। जो मैंने प्रोग्राम में बहुत सारे प्रोग्राम्स में जो सवाल खड़े किए ना उसका जवाब मुझे मिल गया है। बहुत तो वो मैंने खुद ये सेंसर किया था। जी जी। ये शेर पूरी तो डॉक्टर साहब आप भी वो घबरा गए ना, आपने भी सेंसर कर दिया। नहीं, घबरान दिल आजारी से बचना चाहिए। बस मैं तो आपको एक बात बताऊं कि किसी की दिल आजारी ना हो किसी भी आपके अमल से, तो आपके दिल आजारी में आपने किसी का नाम थोड़ी लिया। नहीं बहरहाल चले एक और हम गजल आपसे सुनेंगे क्योंकि कलाम कम हो गया है और गुफ्तगू ज्यादा है। जी मैं सुनाता हूँ। जी जी। एक गज़ल सुनाऊंगा, इसमें कुछ यानी ऐसे क़वाफ़ी इस्तेमाल हुए जो अमूमन हम
गलतुल आम जिसे कहते हैं ना, कि जी, जी, जैसे जी। अब नज्म कोई नहीं कहता, सही। मतलब क्या कहते हैं, नज़म। नहीं, मैं नज़्म आपको तो कहना चाहिए ना नज्म आपको, तो या ख़त्म मुश्किल हो गया जी, जी, कहना, सही। वो वही हो गया। उस हवाले से ऐसे बहुत सारे वो हैं, तो बतौर काफिया उसे इस्तेमाल किया है। तो उसे देखिए है कि सब मज़ामीन नज्म हो गए हैं, यानी पढ़ना भी चाहे ना जी, आदमी जी, जी। तो वो नहीं नहीं पढ़ेगा, पढ़- उसे पढ़ नहीं सकता, वरना वो बहर से आउट हो जाएगा। सब मज़ामीन नज्म हो गए हैं, अब फसाने भी ख़त्म हो गए हैं। वाह, बहुत खूब। सब मज़ामीन नज्म हो गए हैं, अब फसाने भी ख़त्म हो गए हैं। छीन कर नूर मेरी आंखों से, छीन कर नूर मेरी आंखों से, वो मेरे नूर चश्म हो गए हैं। बहुत वाह। खूब, बहुत खूब। और शेर देखिए कि अब मुझे आसमां पे रहना है, अब मुझे आसमां पे रहना है, कम फलक पे जो नज्म हो गए हैं। बहुत क्या खूब। कहने। अब मुझे आसमां पे रहना है, बहुत। कम फलक पे जो नज्म हो गए हैं। जो अंधेरों की पैदावार थे वो, जो अंधेरों की पैदावार थे वो, आज क्यों शम्ए बज़्म हो गए हैं। बहुत बहुत खूब, खूब। बहुत खूब। जो अंधेरों की पैदावार थे वो, आज क्यों शम्ए बज़्म हो गए हैं। आतिशे इश्क ऐसी भड़की है, आतिशे इश्क ऐसी भड़की है, सर्द जज्बात गर्म हो गए हैं। क्या वाह, कहने, वाह, क्या वाह। आतिशे इश्क ऐसी भड़की है, सर्द जज्बात गर्म हो गए हैं। तेरी खुर्बत ने मुंदमिल जो किए, तेरी खुर्बत ने मुंदमिल जो किए, फिर से ताज़ा वो जख्म हो गए हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। फिर से बहुत ताज़ा वो जख्म हो गए हैं। दिल लगाकर नदीम नखवी से, दिल लगाकर नदीम नखवी से, दिल हसीनों के नर्म हो गए हैं। खूब। क्या वाह, कहने, क्या कहने। सब मज़ामीन नज्म हो गए हैं, अब फसाने भी ख़त्म हो गए। बहुत खूब। बहुत बहुत खूब। नदीम नकवी साहब जो हैं वो बहुत उनका जो एक इम्प्रेशन आता है शख्सियत का, वो बहुत संजीदा आता संजीदा है, आता लेकिन वो बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। और बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं और बहुत मज़ेदार किस्म बिल्कुल की। अच्छा। अच्छा, आप कुछ कलाम थोड़ा बहुत हम और सुनना चाहेंगे, उसके बाद क्योंकि फिर इख्तिताम का वक्त हमारा करीब है। लहन में एक तीन चार बिल्कुल अता अशआर सुना कीजिए, दो तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। मेरा इदराक पा लिया जाए, मुझको दिल में बसा लिया जाए। क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब। मेरा इदराक पा लिया जाए, मुझको दिल में बसा लिया क्या जाए। दुश्मनों से मैं खुद निमट लूंगा, दुश्मनों से मैं खुद निमट लूंगा, दोस्तों से बचा लिया क्या कहने, क्या जाए। कहने। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत मुझको खूब। दिल में बसा लिया जाए, उसको मेरी नजर न लग जाए, उसको मेरी नजर न लग जाए, उसको मुझसे छिपा लिया बहुत खूब, जाए। बहुत खूब, कमाल। मुझको दिल में बसा लिया जाए। एक मुद्दत से जो खफा है बहुत, एक मुद्दत से जो
खफा है बहुत, आज उसको मना लिया जाए, मुझको दिल में बसा लिया जाए। शेर देखिए, उसकी क़ामत अगर बढ़ानी है, उसकी क़ामत अगर बढ़ानी है, अपना ही कद घटा लिया जाए। बहुत खूब, बहुत खूब। मुझको दिल में बसा लिया जाए। मस्त नजरों से जाम पीता हूँ, बहुत अच्छा। मस्त नजरों से जाम पीता हूँ, जामे फुरकत हटा लिया जाए, मुझको दिल में बसा लिया जाए। मैं भी हक का पयाम बर हूँ नदीम, मैं भी हक का पयाम बर हूँ नदीम, मुझको जिंदा उठा लिया जाए, बहुत खूब, बहुत खूब। मुझको दिल में बसा लिया जाए। बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत कलाम, और हमें तो पता ही नहीं था आखिर में आपने पहले फरमाइश करते धचका दिया और समा बांध दिया आपने। आप वरना हम तो सुनते ही आपसे उससे लहन। 3-4 ही हो पाते। हाँ, वो भी एक मुश्किल काम है। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का क्योंकि इख्तिताम है, जाने से पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे उस्ताद का और शागिर्द का रिश्ता देखा जाता है पहले कि इस्लाह का और तरबियती जो है सिलसिला वो हमेशा से जारी सारी रहा है पहले के दौर में, अब के दौर में उसकी कमी देखी जाती है, ठीक है। इसी वजह से मयारी शायर या मयारी शेर जो है सामने नहीं आ रहे, उसकी क्या वजूहात हैं और किस तरह इसको पूरा किया जा सकता है, इसे फुकदान को ख़त्म किया जा सकता है? बहरहाल उस्ताद का होना तो ज़रूरी होता है हर मैदान में, हर फील्ड में। तो जो नए शोरा हैं, जो नया शेर कह रहे हैं अभी, तो उन्हें चाहिए कि किसी मुस्तनद शायर से रब्ता करें और उसके राब्ते में आएँ और अपना जो भी कलाम है उन्हें दिखा के उसके बाद पेश करें। तो अगर उस्तादी और शागिर्दी का जो एक सिलसिला था वो अगर दोबारा से शुरू हो जाए, अब यहाँ तो 2 शेर कहता नहीं आदमी, वो खुद अपने आप को उस्ताद कहने लगता है। जी जी। तो हम एक हमारा एक ग्रुप है उस्ताद के हवाले से ही है। अच्छा। तो उसमें लहन के हवाले से शायरी का एक शाज़ेब रिजवी साहब हैं, उन्होंने वो ग्रुप कायम किया। तो उसमें शायरी के हवाले से जुम्मे के दिन मैं कुछ क्लासेस लेता हूँ और लहन के हवाले से वो खुद लेते हैं, और इसी तरह हम मुख्तलिफ लैंग्वेजेस भी सिखा रहे हैं। तो जो भी नया शेर कह रहा है, और ये तो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि शायर बनाया नहीं जा सकता किसी को, शायर होता है, शायर होता है। तो जो होता है जिसके अंदर ज़रा सा भी स्पार्क है जो भी है और उसको समझ में आता है कि वो शेर कह सकता है, तो उसे उस्ताद से ज़रूर किसी से रब्ता कायम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम नकवी साहब, और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह शुक्रिया अदा करूं आपका। आपसे बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, बहुत मज़ा आया। और नाज़रीन कराम, आज हमारे मेहमान थे डॉक्टर नदीम नकवी साहब, और अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। मुझे अफशा शऊर को इजाज़त दीजिए और इमरान सर को। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए मेहमान के साथ इसी प्रोग्राम में। देखते रहिए प्रोग्राम बज़्म-ए-शायरी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।